हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रेसिप्रोकल अरेंजमेंट फॉर द असिस्टेंस इन द सर्टेन मैटर्स। कॉरस्पॉन्डिंग लॉ। कॉरस्पॉन्डिंग लॉ का मतलब है कोई भी लॉ जो कि फॉरेन कंट्री में है और कॉरस्पॉन्डिंग टू एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट डीलिंग डीलिंग विद ऑफेंसेस जो कि ऑफेंसेस के साथ डील करता है उस कंट्री के कॉरस्पॉन्डिंग टू एनी ऑफ द शेड्यूल्ड ऑफेंसेस। ठीक है। उसके बाद है ऑफेंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन। इसका मतलब है कि जब भी आप इसमें दिया गया है कि कोई भी कंडक्ट करता है पर्सन कोई प्लेस जो कि आउटसाइड इंडिया में है जिसमें कि एक ऑफेंस है ऑफ दैट प्लेस का जो कि कॉन्स्टिट्यूटेड है पार्ट ए बी सी शेड्यूल में से और कमिटेड इंडिया में है और ट्रांसफ़र कर देता है प्रोसीड्स को कैसे भी करके आउट ऑफ इंडिया या उसका पार्ट या फुल कैसे भी करके और स्पेसिफाई जो ऑफेंसेस हैं शेड्यूल में उनको वो कमिट करता है या प्रोसीड्स ऑफ क्राइम्स को बाहर ट्रांसफर करके कुछ भी वो गड़बड़ कर रहा है तो इसको बोलते हैं ऑफेंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशंस। इसमें एक्सप्लेनेशन है नथिंग कंटेन्ड इन दिस क्लॉज शैल adversely affect any investigation, inquiry, trial, or proceeding before any authority in respect of the offences specified in Part A, B, or C of the schedule to the Act before the commencement of the Prevention of the Money Laundering Act 2009। इसमें इन्होंने कहा है कि कुछ भी क्लॉज में ऐसा एडवर्सली इफेक्ट नहीं कर रहा जो कि इन्वेस्टिगेशन को, इंक्वायरी को, ट्रायल को, प्रोसीडिंग को किसी भी अथॉरिटी के आगे इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफेंसेस जो भी ऑफेंसेस स्पेसिफाई हैं पार्ट ए और बी में बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। उसके बाद है सेक्शन 55 अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट मतलब वो कंट्री या वो प्लेस जो कि आउटसाइड इंडिया हो। इस बात का ध्यान रखना है कि वो आउटसाइड इंडिया हो इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड बाय द सीजी, जिसके लिए अरेंजमेंट्स जो है सीजी द्वारा बनाए जाते हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ सच कंट्री। अब जैसे कोई पर्सन है, आप सुनो मेरी बात, वो पर्सन ने क्या किया, इंडिया में गड़बड़ की। अब इंडिया में गड़बड़ कर कर उसने मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, उसके पास बहुत सारे पैसे थे तो उसने सोचा कि मैं ऐसे करता हूँ, इतने पैसे ना मैं बाहर फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो आप क्या करोगे? तो ये वही कह रहे हैं कि जिसमें अरेंजमेंट्स होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में और किसके साथ मिलके विद द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री, वो दैट सच कंट्री जहाँ पर कि उसने किया है। Contracting state, any country or place outside India, arrangements is made by the CG with the other country through treaty or otherwise. Identify includes establishment of a proof that the property was derived from or used in the commission of an offense under section 3। Identifying का मतलब है establishment proof कि जो property है वो derived आई है और used हुई है offense से। ठीक है ना, मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस जो है वो जो कुछ उसमें इन्वॉल्व है। तो वो ट्रेसिंग मीन्स डिटर्मिन करना नेचर को, सोर्स को, डिस्पोजिशन को, मूवमेंट को, टाइटल को, ऑनरशिप को, है ना। हमने कहा था ट्रेस कर लिया, ट्रेसिंग ऑफ द प्रॉपर्टी। एग्रीमेंट्स विद द फॉरेन कंट्री, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है एग्रीमेंट कर सकती है गवर्नमेंट किसी भी कंट्री के साथ आउटसाइड इंडिया फॉर इन्फोर्सिंग द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एनी offense under this act of the corresponding law enforcing that country or investigation of cases related to any offense। वो कह सकती है कि आप जो एक्सचेंज करोगे इंफॉर्मेशन ताकि भाई अब प्रिवेंशन हो सके इस ऑफेंस की, और जो भी कोई लॉ है उनकी कंट्री में जैसे भी केसेस रिलेटेड है तो कैसा भी आपस में एग्रीमेंट कर सकते हैं। इवन कि ये क्या है पर नोटिफिकेशन ऑफिशियल जो को प्रोविजंस भी बना सकते हैं ऐसी जिससे कि इम्प्लीमेंटेशन हो सके एग्रीमेंट की। उसके बाद है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट डायरेक्ट दैट द एप्लीकेशन जो है इस चैप्टर में रिलेटेड कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट है। ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट हमने कह ही दिया, वो प्लेस वो जगह जो आउटसाइड इंडिया है किसके लिए, आउटसाइड द इंडिया है और जहाँ पर आपने अरेंजमेंट्स बनाए हैं सीजी के साथ अदर कंट्री में थ्रू द ट्रीटी और अदरवाइज। ठीक है। एट विद विच रेसिप्रोकल
arrangements have been made shall made to such conditions, exceptions, qualifications as specified in the said notification. आगे है सीजी के एग्रीमेंट्स, ये देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट बनाए हैं अदर कंट्री के साथ फॉर इन्फोर्सिंग द प्रोविजन ऑफ दैट फॉर द एक्सचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन। अब जब एक्सचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन में यहाँ पर आ जाएगा किसके लिए, प्रिवेंशन ऑफ एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंस अंडर कॉरस्पॉन्डिंग लॉ इन फोर्स in that country और investigation of cases relating to that offense under the act, ठीक है ना। तो प्रिवेंशन आ गया ऑफेंस का अंडर द एक्ट और या फिर अंडर कॉरस्पॉन्डिंग लॉ इन दैट कंट्री, और फिर आ गया केसेस रिलेटेड टू एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। आगे है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट इन सर्टेन केसेस, इशू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट इफ इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन into an offence or other proceeding under this act, an application is made to the special court by the investigating officer or the officer superior in rank to the investigating officer that any evidence is required in connection with the investigation into an offence or proceeding under this act, and he is of the opinion that such evidence may be available in any place in contracting state, and the special court only satisfied that such evidence is required in connection with the investigation into an offence or proceedings under this act to issue a letter of request to a court or authority in the contracting state competent to deal with such request। काफी लंबा इकट्ठा इधर उधर में दिया होगा। क्या है इसमें, सेक्शन 57 है ये। इसमें इन्होंने दिया है कि अब जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान, ठीक है, इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन इनटू एन ऑफेंस या फिर कुछ प्रोसीडिंग्स हैं और एप्लीकेशन जो है वो स्पेशल कोर्ट को दी गई है, किसके द्वारा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, चाहे तो ऑफिसर जो इन्वेस्ट कर रहा है उस टाइम पे, या वो ऑफिसर जो कि सुपीरियर इन रैंक है टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, मतलब कम से कम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हो गया, उसके ऊपर का भी कोई कि कोई भी जो एविडेंस है वो चाहिए ही नहीं, एविडेंस चाहिए इन कनेक्शन विद इन्वेस्टिगेशन इनटू एन ऑफेंस, ऑफ कोर्स जिसका लिंक होगा ऑफेंस उसके साथ, एंड ही इज ऑफ द ओपिनियन दैट सच एविडेंस मे बी अवेलेबल इन एनी प्लेस, और वो इस ओपिनियन के हैं कि जो ये एविडेंस है वो अवेलेबल है कहीं पर भी उसी भी प्लेस में जो कि कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में है, और जो स्पेशल कोर्ट है जब वो सेटिस्फाई हो जाती है कि हाँ एविडेंस चाहिए अभी इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू करेगी कोर्ट को या अथॉरिटी को उस स्टेट में, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में जहाँ पर वो आपका प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आपने इन्वेस्ट वगैरह कुछ भी करा है, कॉम्पिटेंट टू डील विद रिक्वेस्ट टू एग्जामिन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, टेक सच स्टेप्स एज अ स्पेशल कोर्ट में स्पेसिफाई, है ना। देखो जब वो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू कर देंगे कोर्ट को, है ना, तो डील किसके करेंगे, एग्जामिन करेंगे फैक्ट्स को, सर्कमस्टांसेस को, और स्टेप्स लेंगे जो भी स्पेसिफाई होंगे लेटर ऑफ रिक्वेस्ट में, और फॉरवर्ड कर देंगे वो एविडेंस जो भी उन्होंने लिए हैं टू द स्पेशल कोर्ट, ठीक है ना, जिन्होंने इशू किया है। अब आगे क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, जो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट है वो ट्रांसमिटेड होती है जैसे कि एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई इन बिहाफ, जैसे कि उनको स्पेसिफाई किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। आगे है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू बी डीम्ड एज एन एविडेंस, हर स्टेटमेंट जो भी रिकॉर्डेड होती है और डॉक्यूमेंट और थिंग्स रिसीव्ड shall be deemed to be the evidence collected, जो भी कोई स्टेटमेंट रिकॉर्डेड है या डॉक्यूमेंट है जो थिंग्स आपने लिए वो सब एविडेंस कलेक्टेड होते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आगे है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, कब दी जाती है, जब एप्लीकेशन जो है रिसीव करती है स्पेशल कोर्ट कि कोई भी एविडेंस है कि इनको चाहिए इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कौन देगा, या तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या फिर जो इससे सुपीरियर है, ओपिनियन जो एविडेंस है वो अवेलेबल होंगे विद द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, और सेटिस्फेक्शन है नेसेसरी है।
लेटर किसको देंगे? उस कोर्ट को या अथॉरिटी को, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट की, जो कि compete करती है, डील करती है उसमें। ठीक है। उसके बाद आ गया असिस्टेंस टू अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट इन सर्टेन केसेस। यहाँ पर लेटर ऑफ रिक्वेस्ट है, रिसीव करती है सेंट्रल गवर्नमेंट कोर्ट से, अथॉरिटी से। कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में रिक्वेस्ट है जिसमें कि इन्वेस्टिगेशन की, ऑफेंस की, प्रोसीडिंग्स की, और फॉरवर्ड करना है आपको सच एविडेंस टू बी कनेक्टेड है सेंट्रल गवर्नमेंट को लेटर ऑफ रिक्वेस्ट के साथ टू स्पेशल कोर्ट या अथॉरिटी एज इट थिंक्स फिट फॉर द एग्जीक्यूशन of such request in according to the provisions of this act as the case may be any other law for the time being in force। तो यहाँ पर रिसीव कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। किन से? कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट से। किसके लिए उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी थी? इन्वेस्टिगेशन इनटू एन ऑफेंस। और फॉरवर्ड क्यों किसको कर दिया था? सेंट्रल गवर्नमेंट फॉरवर्ड द रिक्वेस्ट टू किसको? स्पेशल कोर्ट को, जो अथॉरिटी जो भी एग्जीक्यूशन के लिए है उसको थिंक्स फिट। उसके बाद है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट और अथॉरिटी फॉर द कन्फिस्केशन और रिलीज द प्रॉपर्टी वेयर द ट्रायल under the corresponding law of any other country cannot be conducted by। जहाँ पर जो ट्रायल है corresponding law का of cannot be conducted by reason of the death। अब आप ये मानिए भी नहीं हो सका ट्रायल, बंदा ही मर गया, वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया गया उसे, बंदे को। ठीक है। या फिर कोई भी कारण हो सकता है, या फिर has commenced but not concluded, है ना। ये भी हो सकता है कि अभी कंक्लूजन कुछ नहीं हुआ उस चीज का, है ना। तो अब आप ये मानो कि जो ये वाली स्थिति है, जो ये वाली सिचुएशन है, जब जो ट्रायल है वो नहीं हो सकता, हम्म, तो अच्छा, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर मैंने आपको बताया नहीं ना अभी, आई थिंक, कि डिक्लेयर्ड अक्यूज जो है, अब जो पर्सन है अगेंस्ट हुम द अरेस्ट वारंट हैज बीन इशूड, ठीक है ना, अरेस्ट वारंट उसके लिए इशू किया गया है, तो उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कह दिया। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जब रिसिप्ट करती है ना ये लेटर ऑफ रिक्वेस्ट कोर्ट से, तो क्या करती है अथॉरिटी से? कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट रिक्वेस्टिंग फॉर द कन्फिस्केशन और द रिलीज ऑफ द प्रॉपर्टी। भी चाह तो कन्फिस्केट कर लो, सीज कर लो, या रिलीज कर दो, जैसा भी केस, और फॉरवर्ड कर दो सेम डायरेक्टर को टू मूव एन एप्लीकेशन बिफोर द स्पेशल कोर्ट। अपॉन सच एप्लीकेशन द स्पेशल कोर्ट सच पास द एप्रोप्रिएट ऑर्डर्स रिगार्डिंग कन्फिस्केशन या रिलीज ऑफ द सच प्रॉपर्टी जो कि इन्वॉल्व मनी लॉन्ड्रिंग में। आगे क्या है? अटैचमेंट, सीजर एंड द कन्फिस्केशन ऑफ द प्रॉपर्टी इन अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट और इंडिया। जहाँ पर डायरेक्टर ने ऑर्डर किया है अटैचमेंट ऑफ किसी प्रॉपर्टी का अंडर सेक्शन 5 और फ्रीजिंग अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 17, जहाँ पर जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है उसने ऑर्डर दिया है रिलेटिंग टू अ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 8, और मेरा स्पेशल कोर्ट ने ऑर्डर किया कन्फिस्केशन का रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी अंडर सबसेक्शन 5, जो प्रॉपर्टी सस्पेक्टेड टू बी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, स्पेशल कोर्ट और एप्लीकेशन है डायरेक्टर के द्वारा या फिर एडमिनिस्ट्रेटर जो अपॉइंटेड है सबसेक्शन ऑफ द वन एज द केस में भी, वो इशू कर सकते हैं लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू अ कोर्ट और एन अथॉरिटी इन द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ सच ऑर्डर। ठीक है। उसके बाद आ जाता है जहाँ पर जो लेटर है रिसीव करती है सेंट्रल गवर्नमेंट कोर्ट से, और जो अथॉरिटी है कॉन्ट्रैक्टिंग से रिक्वेस्ट करती है अटैचमेंट, सीजर, फ्रीजिंग, confiscation, property derived, obtained directly, indirectly from the commission of offence under corresponding law committed in that contracting से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फॉरवर्ड कर देगी इस रिक्वेस्ट को टू द डायरेक्टर को as it thinks fit for the execution in accordance with the provisions of this act। आगे है where on closure of the criminal case or conclusion of trial in a criminal court outside India under the corresponding law of any other country, such court finds that the offence of money laundering under the corresponding law of that country has been committed, the special court shall, on receipt of an application from the director for execution of confiscation under subsection 2 order, after giving notice to the affected persons that such property involved in the money laundering and which has been used for the commission of the offence of the money laundering stand confiscated to the सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि
जब ये क्लोजर हो जाता है ना क्रिमिनल केस का, और जो कंक्लूजन हो गया आउटसाइड इंडिया हुआ है, तो कॉरस्पॉन्डिंग जो लॉ है उस कंट्री का, और उस कोर्ट ने पाया कि जो ऑफेंस है वो कॉरस्पॉन्डिंग लॉ ऑफ दैट कंट्री में कमिट हुआ है, तो स्पेशल कोर्ट है जब उसको रिसिप्ट मिलती है एप्लीकेशन के डायरेक्टर से एग्जीक्यूशन के लिए, कंफिस्केशन के लिए, सीजर के लिए जैसे, तो वो नोटिस देता है अफेक्टेड पर्सनस को दैट जो प्रॉपर्टी है ना ये इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग में, एंड ये कमीशन ऑफ इवेंट्स के लिए यूज ही की जाएगी, और ये कन्फिस्केटेड है अप टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना, तो वो बता देंगे ठीक है। उसके बाद है जो वो डायरेक्टर है, जब उसको मिल जाता है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट डायरेक्टर अथॉरिटी इस एक्ट में, तो वो नेसेसरी स्टेप्स ले सकता है ट्रेस करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए उस प्रॉपर्टी को। फिर यहाँ पर जो स्टेप्स हैं उसमें इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, सर्वे, इंस्पेक्ट ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, प्रॉपर्टी, एसेट्स, डॉक्यूमेंट्स, बुक ऑफ अकाउंट्स, एनी अदर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और एनी अदर रेलिवेंट मैटर्स, ठीक है ना, तो वो सब कुछ इंक्लूड होता है उसमें। जो भी कोई इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और सर्वे है, रेफर टू सबसेक्शन 4, वो शेल बी कैरिड आउट बाय एन अथॉरिटी, वो एक अथॉरिटी के द्वारा कैरी आउट किया जाता है, जो कि सबसेक्शन 3 में mentioned है, in accordance with the directions issued in accordance with the provisions of this act। जो provisions is act की related to the attachment, adjudication, confiscation, investing of property in the central government contained है जो chapter 3 में, survey, searches और seizures में जो 5th chapter है, apply होता है property को, जो कि इन रिस्पेक्ट ऑफ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जो है रिसीव करती है गवर्नमेंट फ्रॉम, रिसीव करती है फ्रॉम द कोर्ट, और या फिर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट अटैचमेंट या कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए। जब ऐसी प्रॉपर्टी जो है इंडिया में सीज होती है, रिजल्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करती है, रिटर्न भी कर सकती है रिक्वायर्ड स्टेट को, या कॉम्पनसेट कर सकती है उस स्टेट को, डिस्पोजेबल कर सकते हैं, या म्यूचुअली एग्री टर्म्स पे उनके अकाउंट डिडक्शन हो सकता है, रिजनेबल एक्सपेंसेस जो भी इनकर्ड हुए हैं इन्वेस्टिगेशन में, प्रोसिक्यूशन में, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में, जिससे कि डिस्पोजल हुआ है कन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी का। आगे है प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ लेटर ऑफ रिस्पेक्ट, जो हर लेटर ऑफ रिस्पेक्ट है समन्स करती है, वारंट करती है, जो कि रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट है, फ्रॉम एन एवरी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट समन्स और वारंट टू बी ट्रांसमिटेड टू अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट अंडर दिस चैप्टर शेल बी ट्रांसमिटेड टू अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, और इस द केस में भी वो सेंड कर दी जाती है कंसर्न्ड कोर्ट को इंडिया में, और उस फॉर्म और मैनर में जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब की होती है बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन में क्या है कि जो डायरेक्टर है या कोई अथॉरिटी है जो कि स्पेसिफाइड की है जर्नल स्पेसिफिक ऑर्डर ने बिहाफ में, वो फर्निश करेगा इंफॉर्मेशन को और कॉज टू बी फर्निश टू ऑफिसर, अथॉरिटी, बॉडी परफॉर्मिंग एनी फंक्शंस अंडर एनी लॉ related to imposition of tax, duty, cess, or to dealings in foreign exchange or prevention of illicit traffic on the narcotic drugs and psychotropic substances under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985। और सच जो ऑफिसर है अथॉरिटी और जो बॉडी परफॉर्मिंग फंक्शंस है किसी और लॉ में एज सेंट्रल गवर्नमेंट में इन इट्स ओपिनियन नेसेसिटी टू डू सो इन द पब्लिक इंटरेस्ट स्पेसिफाई करेगा नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में उसके बिहाफ जो इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड or obtained by such government or any other authority received specified by him in the performance of their functions under this act as may in the opinion of the director or its authorities was specified by him necessary for the purpose of the director authority or body specified in the clause to perform his or its functions under that law। और जो डायरेक्टर है जो कोई अथॉरिटी स्पेसिफाइड है बेस ऑफ द इंफॉर्मेशन मटेरियल डिस्पोजिशन जो प्रोविजंस हैं ऑफ दैट एनी of any other law for the time being in force are contravened, then the director or such authority shall share the information with the concerned agency for the necessary action। ओके तो नेक्स्ट वीडियो में मैं रिकवरी ऑफ फाइन और पेनल्टी से डिस्कस करूँगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।